अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब की फैमिली। होप सो आप लोग खैर से होंगे। होप यू आर डूइंग वेल। तो आज मैं आप लोग के साथ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आज शेयर करेंगे। मैंने इससे पहले प्रेजेंट और पास्ट के चारों पार्ट्स आप लोगों को अच्छी तरह से क्लियर किए विद प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ओके, अगर अब तक आपने मेरे वो चैनल्स को मतलब वो वीडियोस नहीं देखी है तो जाकर देखें और इससे लुत्फ़अंदोज़ हों और अच्छी तरह से सीखें कि टेंसेस आखिर होते क्या हैं। हम बेसिकली इंग्लिश के वो वर्ड्स यूज़ कर रहे होते हैं जो हम नॉर्मली लोगों को बोलते हुए सुनते हैं। थैंक यू सो मच, शुक्रिया आपका। और भी बहुत सारे वर्ड्स बोल रहे होते हैं, सेंटेंसेस बोल रहे होते हैं, लेकिन हमें उसका स्ट्रक्चर नहीं पता होता कि उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसमें वर्ब क्या है, उसमें ऑब्जेक्ट क्या है, उसमें सब्जेक्ट क्या है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो ये सोचते हैं कि नहीं, टेंसेस से कुछ नहीं होता, आप ऐसे ही बहुत अच्छी अंग्रेज़ी बोल सकते हो। यस, आप बोल सकते हो उसमें, लेकिन आपको एप्रोप्रिएट जो है वो चीज़ें पता नहीं होगी। जब आपको चीज़ें अच्छी तरह से मालूम नहीं होंगी, पता नहीं होंगी, तो फिर आप जहाँ पर अच्छी तरह से यूज़ भी करना होगा आपने, पता भी होगा, लेकिन उसके एप्रोप्राइट मीनिंग्स आपको नहीं पता होंगे। कि अगर आपसे किसी ने पूछा कि इसमें सब्जेक्ट क्या है, तो जब आप परेशान हो जाएंगे कि ये सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, मेन वर्ब क्या होती है, तो ये सारी कन्फ्यूजन जो है वो रहती है। तो मैं इसी वजह से ये सीरीज़ लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए, ताकि आप लोग अच्छी तरह से टेंस को अच्छी तरह से समझें, उससे अपने ऊपर वर्क करें कि इस टेंसेस होते क्या हैं, और मैं आपको भरपूर तरीके से इन पूरे सेशंस में अच्छी तरह से टेंस सिखाने की भरपूर कोशिश करूँगी विद प्रैक्टिस सेंटेंसेस। ओके, चलें आज की वीडियो विदाउट एनी वेस्टिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं। और ये जो है मैंने लर्निंग प्लेटफॉर्म में ये अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया है। लर्निंग प्लेटफॉर्म मेरा यूट्यूब चैनल है, ठीक है। उसमें मैं आपको इंग्लिश लैंग्वेज कोर्स करवा रही हूँ। अगर आपने मेरी वीडियो सर्च आउट करनी है तो आप लिखें लर्निंग प्लेटफॉर्म यूट्यूब चैनल, प्रेजेंट इंडेफिनिट, स्ट्रक्चर पार्ट या इंट्रोडक्शन पार्ट, ठीक है। इसी तरह से कॉन्टिन्यूस में करें तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस, ये आपको आराम से जो है वो सर्चिंग पर मिल जाएगी। ठीक है, चलें स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। फ्यूचर का मतलब होता है मुस्तकबिल। क्या होता है? मुस्तकबिल। मुस्तकबिल का मतलब है आने वाला कल। यहाँ पर जब अभी जो मैं आपसे बात कर रही हूँ ये मेरा प्रेजेंट है कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, ठीक है। और मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। प्रेजेंट और पास्ट के पार्ट्स पढ़ा चुकी हूँ, ये मेरा पास्ट था, ठीक है। अब मैं आपको कल पढ़ा रही होंगी फ्यूचर परफेक्ट के पार्ट, ठीक है, जो मैं फ्यूचर में काम कर रही होंगी, ठीक है, वो अभी मैं डिस्कस कर रही हूँ आपसे। तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूस हुआ। क्या हुआ? फ्यूचर कंटिन्यूस, कि मैं कल आपको फ्यूचर परफेक्ट फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट जो है वो पढ़ा रही होंगी। जब मैं इस तरह से बोलती हूँ, जब आप इस तरह से सेंटेंसेस सुनते हैं कि मैं कल खाना खा रही होंगी, मैं कल सो रही होंगी, या मैं रो रही होंगी, या मैं वहाँ जा रही होंगी, या मैं पिकनिक पर इंजॉय कर रही होंगी, तो ये फ्यूचर से रिलेटेड आप बातें करते हैं, ठीक है। तो ये आपका टेंस होता है फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस। जुमले के आखिर में, इनके जुमले के आखिर में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ठीक है। जैसे वो खाना खा रहे होंगे, वो अपनी हाई टी इंजॉय कर रहे होंगे, वो अपने कल की शाम की पार्टी इंजॉय कर रहे होंगे, वो कल पढ़ाई कर रहे होंगे, ठीक है। तो जब इस तरह के सेंटेंस आते हैं तो ये जुमले कहलाते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस के जुमले। किसके जुमले कहलाते हैं? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस के टेंस के जुमले कहलाते हैं, ठीक है। यहाँ तक तो बात क्लियर हो गई कि ये सेंटेंसेस होते क्या हैं और इसमें आप कैसे यूज़ करते हैं अपने रोज़मर्रा के डेली रूटीन में, और इसके जुमले के आखिर में कैसे वर्ड्स आते हैं, ठीक है। अब इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं जी। सेंटेंस स्ट्रक्चर वो पार्ट होता है जुमले को बनाने का तरीका। इसमें अफर्मेटिव और असर्टिव सेंटेंस, सादे जुमले जिन्हें कहते हैं। सादे जुमले वो जुमले होते हैं जिसमें आप बात करते हैं कि मैं खाना खा रही होंगी, इट्स अ सिंपल सेंटेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपका आता है सब्जेक्ट। क्या आता है बेटा? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट वो होता है जो काम करने वाला होता है। जैसे मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रही हूँ तो मैं एज अ सब्जेक्ट आपको क्या कर रही हूँ? अपना काम कर रही हूँ, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट हुआ, मैं क्या है? सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हेल्पिंग वर्ब यूज किया जाता है, इसकी हेल्प ली जाती है, वर्ब में एक्शन की हेल्प ली जाती है। इससे ये पता चलता है कि ये फ्यूचर का पार्ट है, इसमें विल बी और शैल बी आता है, ठीक है। इससे ये अंदाज़ा होता है कि विल बी शैल बी कौन से टेंस में आता है? फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस में आता है, ठीक है। तो ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्प करता है पहचानने में कि ये कौन से पार्ट का टेंस है और ये कौन से पार्ट का कौन सा टेंस है। जैसे ये फ्यूचर पार्ट है
तो विल और शैल किस में आता है, फ्यूचर में आता है। विल भी शैल भी किस में आती है, तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में आती है, तो इसे कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, विल उनके साथ यूज करते हैं, ही शी इट एनी सिंगुलर के साथ आप विल यूज करेंगे, और आई दे वी एनी प्लूरल के साथ आप क्या यूज करेंगे, शेल यूज करेंगे। आप विल भी यूज कर सकते हैं, लेकिन शेल आई दे वी की फैमिली के साथ जो है, प्लूरल फॉर्म की फैमिली के साथ आप शेल यूज करते हैं। लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई है, अब ज़्यादातर विल यूज़ किया जाता है। ठीक है, लेकिन शेल अभी भी प्रॉपर तौर पर हटा नहीं है, इसे अभी भी यूज़ किया जाता है। प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वो होती है, जैसे अगर मैं कोई काम कर रही हूँ तो मैं डू, डू क्या होता है, करना, किसी भी चीज़ को करना, ये डू है। डू फर्स्ट फॉर्म होती है, डिड सेकंड फॉर्म होती है, डन थर्ड फॉर्म होती है। ठीक है, तो यहाँ पर आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है प्लस आईएनजी। अब डू के साथ आपने आईएनजी लगाई तो क्या होगा, डूइंग। ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वो होता है कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ, मैं क्या हूँ, सब्जेक्ट, क्या कर रही हूँ, एक्शन मेरा क्या है, पढ़ाना, और ऑब्जेक्ट क्या है, इंग्लिश, कि मैं इंग्लिश पढ़ा रही हूँ। आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश ग्रामर, आई एम अ टीचर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ठीक है, जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट की बात करते हैं तो वो आपका क्या कहलाता है, मतलब कोई भी चीज़ पर वो बात ख़त्म होती है तो वो आपका ऑब्जेक्ट कहलाता है। ठीक है, नेगेटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें सबसे पहले आप इनकार करते हैं कि मैं ये काम नहीं कर रही होंगी, क्या तुम कल सो रही होगी, नहीं मैं नहीं सो रही होंगी। जब आप इस तरह से बात करते हैं, नहीं बोलते हैं, तो वो आपका नेगेटिव सेंटेंस में आता है। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब विल शैल, फिर आप यूज करते हैं नॉट, क्या यूज करते हैं, नॉट प्लस बी। नॉट के बाद आपने बी लगाना है, नॉट से पहले आपने बी नहीं लगाना है। बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि नॉट जो है वो बी के बाद लगाते हैं, नहीं बेटा, बी आपने बाद में रखना है और नॉट आप पहले लगाएंगे। ठीक है, और प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, सिंपल, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, बस विल और शेल के बाद आपने क्या लगाना है, नॉट। इन दोनों में से एक हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि अगर दोनों हेल्पिंग वर्ब लिखे हुए हैं तो आप लोग दोनों लिख लेते हैं, नहीं बेटा, ही शी इट यानी सिंगुलर के साथ आप विल यूज करते हैं, और बाकी एनी प्लूरल फॉर्म यू ऑलवेज यूज्ड ओनली अ शेल। ठीक है, प्लस नॉट प्लस बी, बी का मतलब होता है ना होना, कोई भी चीज होगा, जैसे मैं कल नहीं पढ़ रही होंगी, नहीं पहले आ रहा है और होंगी बाद में आ रहा है। ठीक है, तो इसलिए नॉट भी लगाया है। ठीक है, आगे चलते हैं। यहाँ पर जो सेंटेंस है वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जिसमें आप सवाल कर रहे होते हैं कि क्या तुम ये काम कर रही होगी, या क्या तुम ये काम क्या ये काम तुम कर रही होगी, या तुम पढ़ रही होगी, क्या तुम सो रही होगी। जब आप ऐसे बात करते हैं ना कि क्या तुम कल ये करी होगी, ऐसे पूछते हैं, तो वो आपका एक तरीके से आप सवाल पूछ रहे होते हैं। ठीक है, तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस कहते हैं, क्या कहते हैं उसे, इंटेरोगेटिव सेंटेंस। हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर पहले लिखते हैं हम, विल और शेल। अगर ही होगा तो विल लिखेंगे, अगर आई होगा तो शेल लिखेंगे। ठीक है, विल और शेल में से किसी एक हेल्पिंग वर्ब को आपने यहाँ लिखना है, प्लस सब्जेक्ट। प्लस सब्जेक्ट क्या होती है, अब जैसे ही है तो पहले आपने विल और शेल लिखा, फिर आपने ही लिखा। ठीक है, प्लस बी, फिर आपने बी लिखना है। यहाँ पर ऐसे बिल्कुल नहीं करना है कि विल शैल बी कर दिया, नो, विल शैल विल बी शैल बी नहीं करना है। यहाँ पे आपने विल लिखा, शैल लिखा, फिर प्लस सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि आप एक तरह का क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन करें। ठीक है, तो यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क आपने ज़रूर पुट करना है क्योंकि ये कंपलसरी है इंटेरोगेटिव सेंटेंस के लिए। यहाँ पर वो बात कंप्लीट हो जाएगी, क्या तुम ये काम कर रही होगी, तो विल यू बी डूइंग दिस वर्क। ठीक है, या दोज वर्क या दैट वर्क, जब आप इस तरह से बात करते हैं तो क्वेश्चन मार्क लास्ट में लगाते हैं। ठीक है, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोनेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं, इंटेरोनेगेटिव सेंटेंस भी कहते हैं। ठीक है, ये वो होता है जिसमें आप नहीं भी बोल रहे होते हैं और सवाल भी कर रहे होते हैं, जैसे क्या तुम नहीं कर रही होगी, क्या तुम नहीं सो रही होगी, क्या तुम नहीं खा रही हो, क्या तुम क्या तुम्हें भूख नहीं लग रही होगी। ठीक है, जब आप ऐसे बात करते हैं ना, जब आप नहीं भी बोलते हैं और इसमें नहीं भी वर्ड आ रहा होता है और ये सवाल भी कर रहे होते हैं, तो वो इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहले आपका हो जाएगा हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब में विल शैल आपने वैसे ही लिख दिया। ठीक है, फिर हो गया आपका सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद आपने लगाया नॉट, ऐसे भी कर सकते हैं, विल शैल
कोई भी एक लिखा उसके बाद नॉट लगा दिया। लेकिन यहाँ पर आप इस तरह से भी कर सकते हैं, ज़्यादा मुझे एप्रोप्रिएट ये लगता है कि आपने विल लिखा, शैल लिखा, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट लगाया, ठीक है। फिर बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। और बस, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क इस वजह से लगाते हैं क्योंकि इस एक तरह से ये क्वेश्चन भी है, ठीक है। इंट्रो नेगेटिव सेंटेंस। आगे मूव ऑन करते हैं, एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं। मैं आपको हर टेंस में जो है एक एग्जाम्पल ज़रूर सिखाती हूँ, ज़रूर दिखाती हूँ कि उसके जुमले जो है वो बनते बेसिकली कैसे हैं, ठीक है। चलें, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पर मैंने एक सेंटेंस लिया है, मैं जून में लाहौर जा रहा हूँगा। मैंने क्या बताया है कि जब जून का महीना आएगा तो मैं लाहौर जा रहा हूँगा, ठीक है। मैं यहाँ पर आ गई तो मैं की इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट क्या होगी, आई। मैं की इंग्लिश ही आई होती है, आई क्या होती है, आई। आई विल बी, ऐसे भी पढ़ते हैं आई विल बी गोइंग टू लाहौर इन जून, बट हम यहाँ पर बिल्कुल बेसिक से सीख रहे हैं तो आप बोले आई विल बी, ठीक है। यहाँ पर मैंने विल भी लगा दिया, शैल भी लगा सकते हैं लेकिन विल भी कोई गलत नहीं है, मैंने जैसे कि आपको पहले बताया तो यहाँ पे मैंने विल भी लगाया है, ठीक है। आई विल बी, जा रहा हूँगा तो जाने की इंग्लिश क्या होती है बेटा, फर्स्ट फॉर्म होती है गो, और साथ में आपने क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब, सॉरी साथ में आपने क्या लगाना है, आईएनजी लगाना है। तो गो के साथ जब आप आईएनजी लगाते हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है जिसे हम कहते हैं गोइंग। कहाँ जा रहे हैं भाई, लाहौर जा रहे हैं। आई विल बी गोइंग टू लाहौर इन जून। कब जाएंगे आप भाई, जून में जाएंगे। ये एडिशनल वर्ड्स होते हैं, ठीक है। हम अपने सेंटेंसेस में एडिशनल वर्ड्स का यूज़ करते हैं, लेकिन हम बेसिकली सेंटेंस बनाते हुए तीन चीज़ें बहुत ध्यान से देखते हैं, जिसमें आपका एक आता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, कि इसमें वर्ब क्या है और ऑब्जेक्ट क्या है, ठीक है। नेगेटिव बनाते हुए आई विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर इन जून, कि मैं लाहौर नहीं जा रहा हूँगा। आई विल नॉट बी, देखिए आई के साथ विल लगाया, फिर मैंने नॉट लिखा, ठीक है। आई विल नॉट बी गोइंग टू लाहौर इन जून। विल आई बी गोइंग टू लाहौर इन जून, क्या मैं जा रहा हूँगा। विल आई नॉट बी गोइंग टू लाहौर इन जून, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। यहाँ पर देखें इंटेरोगेटिव सेंटेंस में विल आई बी, विल आई बी, ठीक है। यहाँ पर देखें इंटेरोनेगेटिव में मैं ये भी कर सकती थी, विल एंड वुडंट, वो हो जाता, विल नॉट हो जाता, विल नॉट आई बी गोइंग टू लाहौर इन जून, ठीक है। मैंने लेकिन यहाँ पर लिखा सेंटेंस ये ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है, ज़्यादा प्यार लग रहा है, विल आई नॉट बी गोइंग टू लाहौर इन जून, ठीक है। तो ये थे आज का जो है वो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का स्ट्रक्चर, मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट। होप सो कि ये आपको अच्छी तरह से समझ आई होगी। अगर इसमें कोई भी कॉन्फ्यूजन है, ज़रा सी भी, अगर आपको कोई मतलब पूछना है क्वेश्चन, तो लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और बताइएगा मुझे ज़रूर कि जून में कौन कौन लाहौर जा रहा है, ठीक है, ज़रूर बताना है। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और इंट्रोडक्शन पार्ट को पूरी अच्छी तरह से एंजॉय करें। और मुझे दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। रमज़ान मुबारक, बस अब रमज़ान भी गुजरने वाले हैं तो अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखें जी। अल्लाह हाफ़िज़।